गुड इवनिंग एवरीवन। कल की क्लास में हम धातु के क्षय वृद्धि के लक्षण की बात कर चुके हैं। आज अपन आगे स्टार्ट करते हैं मल की क्षय वृद्धि। ये पूरा टॉपिक जो है आपके सिलेबस में एक ही साथ था, धातु और मल, इनकी क्षय वृद्धि के लक्षण। तो इनका भी 2-2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लिखा है मलिनीकरणान मला। मल कहते किसको है? मल की डेफिनेशन। अब मल के अंदर 3 चीज आती हैं, आपको पता है क्या क्या? मल, मूत्र और स्वेद, ये तीनों, या पुरीश, मूत्र और स्वेद, ये बात करते हैं अपन। ये तीनों चीजें मल के अंदर आती हैं, इनको कंबाइन करके मल बोल दिया एक शब्द में। अब इनका काम क्या है? जो शरीर को मलिन करें यानी कि गंदा करें, उसको क्या बोल दिया? मल कह दिया। मल का काम ही गंदा करना है, उसको मल कह दिया। इनका शरीर से अपने अपने मार्गों से निष्कासन होना आवश्यक है। मतलब जैसे कि अपन ने कल धातुओं की बात की थी कि धातुओं का अपने नॉर्मल जो क्वांटिटी होती है, जो साम्य अवस्था होती है, उसमें होना आवश्यक है। ना तो उससे वो ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होती हैं तो विकृति करती हैं। जैसे रस धातु का देखा था, वो ज्यादा होने पर क्या काम कर रही है, अगर उसकी कमी हो गई तो क्या सिम्टम आएंगे। सेम ऐसा ही मल के लिए है कि इनकी सम्यक मात्रा, जितना होना चाहिए उतना जरूरी भी है। क्योंकि आपने कहीं फिजियोलॉजी में एक लाइन सुनी होगी कि मल भी शरीर का धारण करता है, ऐसा सुना होगा आपने। तो इनकी जो क्वांटिटी है, नॉर्मल जो अमाउंट है, वो होना आवश्यक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हुआ या उससे कम हुआ तो क्या होगा? रोग होंगे। तो मल है, मल गंदा कर रहा है, इसलिए क्या बोल दिया कि अपने अपने मार्गों से इनका निष्कासन आवश्यक है। जैसे स्वेद निकल रहा है तो स्वेद का निकलना जरूरी है। मल और मूत्र का अपने अपने पैसेज से निकलना जरूरी है, वो इसके मार्ग बता दिए। क्योंकि शरीर में मल संचय होने पर क्या होगा? अनेक विकार उत्पन्न होंगे। नॉर्मल सी बात है, क्लियर है। मूत्र, मल, श्वेत को मल कहा जाता है। अब सबसे पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं पुरीश, यानी कि मल की बात आ रही है। तो पुरीश का सामान्य कर्म क्या है? ये आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। क्या बताते हैं? पुरीश का काम क्या है? उपस्तंभ और वायु अग्नि धारण। तो उपस्तंभ तो याद रहेगा ही, रह जाता है कि शरीर को धारण करते हैं, मल शरीर को धारण करते हैं, इसलिए ठीक है। लेकिन यहाँ जब ऐसे पीजी एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है वायु और अग्नि धारण किसका कर्म है, तो वहां कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये पुरुष का प्राकृत कर्म बोलो या सामान्य कर्म बोलो, वायु अग्नि धारण क्यों है? अब डिटेल में बात करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं उपस्तंभ। क्या होता है? जो मल है वो आंत की बात हो रही है, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? रेक्टम। तो उसके लिए ये शब्द यूज किया गया है, आंत रेक्टम के लिए यूज किया गया है, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो आंतों के अंदर सूक्ष्म रूप में मल रहता है, जो कि क्या करता है? शरीर का धारण करता है। अभी मैंने बात बोली कि जो प्राकृत मात्रा है, प्राकृत अवस्था है, उसमें रहना जरूरी है। क्योंकि दोष के लिए, धातु के लिए, मल के लिए, तीनों के लिए बात बोली गई है कि अपनी साम्य अवस्था में रह के क्या करते हैं? देह का धारण करते हैं। ठीक है। फिर आती है बात वायु का धारण। अब वायु का धारण क्यों? ये कहाँ रहेगा? लास्ट वाले पार्ट में, यानी कि पक्वाशय से नीचे रहता है पुरुष, और पक्वाशय में ही क्या है? अपान वायु का स्थान है। एक सेकेंड। मम्मी आवाज आ रही है बहुत। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या करता है? वायु का धारण। कैसे? कि जहां मल का स्थान बताया है, सॉरी, जहां मल रहता है रेक्टम के अंदर, और वहीं पक्वाशय, वही स्थान क्या है? अपान वायु का है। तो ये क्योंकि अपान वायु ही क्या करती है? जो सामान्य वेग होते हैं, मल, मूत्र और शुक्र, इनका जो सामान्य वेग आते हैं, इसका गमन किससे ही होता है? अपान वायु से ही होता है। अगर अपान वायु सम्यक है तो ही क्या होगा? ये अपान वायु वहां है, तो इसीलिए इसका बोला है कि पुरुष जो क्या करता है? वायु का धारण करता है। फिर अगला बोला है अग्नि का धारण। अब आपको सबको पता है कि अग्नि का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? अपने कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन या सामान्य जो उसके बाउल मूवमेंट हैं,
सिंपल सा एक शब्द यूज करें, बाउल मूवमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अग्नि का। अग्नि मांद्य हुई कॉन्स्टिपेशन होगा, अग्नि ज्यादा हुई लूज मोशन और या फिर उधर की तरफ जाएगा। तो डायरेक्ट बैलेंस अपने जीआईटी ट्रैक का अपनी पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। अगर अग्नि सही है, खाने का पाचन सही हो रहा है और जो बाउल मूवमेंट है वो अपने टाइम टू टाइम प्रॉपर आ रहे हैं, तो ही क्या है, निरोगी रह सकता है व्यक्ति, तो ही उसकी स्वस्थ अवस्था अपन बोल सकते हैं। वरना बहुत से लोगों को कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक होता है। बहुत से लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मल के वेग धारण से क्या होता है, मूत्र वेग धारण से उससे रोग उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अग्नि और वायु ये पुरुष पर भी निर्भर है। अगर बाउल मूवमेंट क्लियर हो रहे हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम हो रहे हैं, तो ही अग्नि बैलेंस रहेगी, तो ही अपान वायु बैलेंस रहेगी। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया तो क्या बोल सकते हैं, अपान वायु का विमार गमन हो गया, ऊपर की तरफ गमन हो गया। अगर अपान वायु सम्यक है तो ही क्या है, बाउल मूवमेंट क्लियर होंगे। तो अग्नि के धारण में क्या लिखा है, पुरुष की सम्यक प्रवृत्ति पर सभी दोष साम्यावस्था में रहते हैं। क्लियर बात है। अगर यहाँ से भी गड़बड़ी हुई तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ न कुछ विकृति, वही दोष, प्रकोप, कफ और पित्त, वही सब आगे डिजीज फर्दर स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे क्या है, अग्नि सम रहती है। फिर बात करते हैं इसके क्षय की। अगर इसका क्षय हुआ तो क्षय से आप एक ही चीज याद रखा करो, क्षय हुआ यानी कि बात का प्रकोप जरूर होगा। ठीक है। तो इसमें जो पहले लिखा हुआ है कि वायु द्वारा आंत्रों का पीड़न। अब आप एक बात बताइए कि मल जब अपनी सामान्य मात्रा में था, तो जैसे अपन ने जो सामान्य कर्म में जो उपस्तंभ है वहां देखा है ना कि आंतों के अंदर सूक्ष्म रूप में मल रहता है। अगर उसका क्षय हो गया मतलब मल वहां पे नहीं है, मल वहां नहीं है मतलब क्या है, खाली स्पेस। खाली स्पेस होते ही क्या है, वायु को रहने के लिए जगह मिल गई। अब वायु क्या करेगी, ये पीड़न, तोद, भेद, शूल, ये सारे कर्म किसके होते हैं, वायु के होते हैं, प्रकोपित वायु के होते हैं। तो वायु द्वारा क्या होगा, आंत्र का पीड़न होगा। और रुक्षता, रुक्षता क्यों, क्योंकि वायु बढ़ी हुई है। अब वायु के बढ़ने, वायु का तो गुण रुक्ष है, तो बॉडी में भी क्या होगा, रुक्षता होगी। और फिर उसके बाद कुक्षी का तिर्यक और ऊर्ध्व रूप से उठना। आपने एक शब्द सुना होगा आधमान या आनाह। इन दोनों की जब अपन बात करते हैं तो ये किसकी वजह से होते हैं, वायु के प्रकोप के कारण। तो अगर वायु वहां पर स्थित है, अब वायु चलगुण होता है, वो कैसे भी मूवमेंट करेगी। अब इधर उधर मूवमेंट किया तो कुक्षी का तिर्यक या ऊर्ध्व रूप से उठना अपन को प्रतीत होगा, क्योंकि वायु वहां पर भरी हुई है और वायु के ही गुण, वायु की वजह से ही क्या है, कुक्षी में आधमान या आना की स्थिति होगी, इसीलिए कुक्षी अपन को ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। ठीक है। फिर अगली बात करते हैं मूत्र की। तो ये हुआ मल का क्षय और उसका सामान्य कर्म। ठीक है। फिर है मूत्र का प्राकृत कर्म क्या है। जैसे ये बात मैंने, अगर आप लोगों ने सभी ने आमवाद की क्लास ली होगी डेमो, तो उसमें बताया था मैंने कि मूत्र का प्राकृत कर्म क्या होता है, क्लेद, क्लेद को बाहर निकालना। जो क्लेद उत्पन्न होता है शरीर में, उसको बाहर निकालना ही क्या है, मूत्र का कर्म है। और जो यूरिन है वो कहाँ फिल होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये तो इसका सामान्य कर्म है कि ये बस्ती को मूत्र से पूर्ण रूप से भर देना मूत्र का कर्म है, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह कौन देता है, यूरिनरी ब्लैडर देता है। फिर उसके बाद लिखा है कि ये शरीर के क्लेद को नष्ट करता है। तो आम जहाँ भी क्लेद को नष्ट करता है, अगर यहाँ पे एक की पॉइंट समझ लीजिए आप इसको, कि जो भी डिसऑर्डर कफज वाले होते हैं, जिसमें कफ की प्रधानता रहती है, वहाँ क्या होता है, कफ की बात बोलूं मैं या आम की बात बोलूं, जहाँ कफ या आम की प्रधानता रहती है वहां पर क्या होगा, शरीर में क्लेद का निर्माण ज्यादा होगा। और क्लेद का निर्माण ज्यादा होने के कारण उस व्याधि के अंदर एक सिम्टम जरूर मिलेगा, वो होगा पॉलीयूरिया। क्योंकि मूत्र का कर्म क्या है, क्लेद का वहन करना, क्लेद को बाहर निकालना। अगर क्लेद ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि यूरिन भी ज्यादा फॉर्म होगा, यूरिन फॉर्मेशन भी ज्यादा होगा। जैसे कि आम बात में भी मैंने आपको बोला था, वहां पर एक सिम्टम था बहुमूत्रता, वो भी इसी वजह से था कि आम थी बॉडी में और आम की वजह से क्लेद उत्पन्न हुआ और क्लेद ज्यादा हुआ, इसीलिए उसको एक सिम्टम देखने को मिलेगा पॉलीयूरिया। दूसरा बात करते हैं अपन
प्रमेह डायबिटीज की, उसके अंदर भी क्या होता है, कफ की वजह से या मेद विकृति की वजह से क्या होता है, क्लेद ज्यादा होता है। क्लेद को ज्यादा क्लेद को बाहर निकालने के लिए जो डायबिटिक पेशेंट है उसको क्या होता है, पॉलीयूरिया वाला एक सिम्टम अपन को देखने को मिलता है। तो आप ये चीज याद रखना कि जो भी कफज डिसऑर्डर होंगे वहां पे कहीं ना कहीं पॉलीयूरिया आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसकी बात करते हैं मूत्र क्षय की। अगर मूत्र का क्षय हुआ, सिंपल सा कोरिलेशन डायरेक्ट मॉडर्न से, यानी कि यूरिन कम बन रहा है, यानी कि डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही है बॉडी। अब डिहाइड्रेशन में जो जो सिम्टम देखने को मिलते हैं बस वही होंगे यहाँ पे। क्या है, अब मूत्र क्रक्ष, यानी कि जब भी वो यूरिन जाएगा तो क्या होगा, उसको पेन होगा। यूरिन जब पास आउट करेगा तो उसको पेन होगा, यानी कि दर्द युक्त मूत्र का त्याग, ऐसे बोल सकते हैं इसको, मूत्र क्रक्ष को। जनरली सबने कभी ना कभी फील किया हुआ था, कभी भी डिहाइड्रेशन होता है सबसे पहले कलर चेंज होता है यूरिन का, तो मूत्र विवर्णता, कलर चेंज हो जाएगा। मुख शोष, डिहाइड्रेशन वाले सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है तो मुंह क्या होगा, सूखेगा। पिपासा, इसीलिए क्या होगा, प्यास लगेगी। अब यहाँ पर क्षय हुआ है तो क्या होगा, वात बढ़ेगी, तो बस्ती के अंदर तोद होगा। अब ये याद रखना, बस्ती तोद दोनों के अंदर देखने को मिलता है, बस्ती तोद दोनों के अंदर, मूत्र क्षय के अंदर और मूत्र वृद्धि के अंदर, लेकिन दोनों में कॉन्सेप्ट अलग होगा। यहाँ पर वात की वृद्धि और वहां मूत्र वृद्धि में जस्ट अभी अपन बात करते हैं वहां क्यों। और रक्त मूत्रता, अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो नेप्रोपैथी होती है, जो किडनी के डिसऑर्डर सारे होने लग जाते हैं, तो वहां हिमेचूरिया वाली कंडीशन देखने को मिलती है। फिर अगर अगली बात है मूत्र वृद्धि की, अगर यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, तो ज्यादा हो रहा है यानी कि वो बार बार यूरिन जाएगा, तो मूत्र की मात्रा में वृद्धि, पहला सिम्टम बहुत इजीली समझ में आता है। फिर मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, यूरिन ज्यादा मात्रा में फॉर्म हो रहा है, ज्यादा मात्रा में फॉर्म हो रहा है तो वो बार बार जाएगा, तो मुहुर मुहुर प्रवृत्ति, यानी कि बार बार हर थोड़े थोड़े टाइम बाद वो यूरिन जाएगा। बस्ती तोद, अब बस्ती तोद अपने यूरिनरी ब्लैडर की एक कैपेसिटी है कि वो इस कैपेसिटी तक ही एक्सपांड हो सकता है। अगर यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है यानी कि ब्लैडर में भी यूरिन ज़्यादा फिल आउट होगा, अब ज़्यादा वो वहाँ भरा रहेगा तो उसकी जो मसल्स हैं वो एक्सपांड होंगी तो क्या होगा, पेन होगा। इसीलिए यहाँ पर ये बस्ती तोद यहाँ यूं लिखा हुआ है, और वहां पर जो बस्ती तोद है वो अपन वायु के प्रकोप के कारण बात करेंगे, ठीक है। और आधमान, आधमान वो क्योंकि खिंचाव होगा, खिंचाव होते ही वायु का जो स्पेस था वो यूरिन जो है वो फिल करने लगेगा, तो वायु विमार्ग गमन करेगी, तिर्यक गमन करेगी, तो उसकी वजह से क्या है, आधमान देखने को मिलेगा। फिर अगला है स्वेद। स्वेद का प्राकृत कर्म, मूत्र और स्वेद का एक कर्म सेम होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे मूत्र के अंदर लिखा हुआ है कि शरीर के क्लेद को नष्ट करता है, लेकिन यहाँ हम ये कह सकते हैं कि शरीर को क्लेद प्रदान करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो मॉइस्चर है स्किन का वो कहीं ना कहीं पसीने की वजह से ही रहता है, स्वेद की वजह से ही रहेगा। तो शरीर को क्लेद प्रदान करना और त्वचा को सुकुमार बनाए रखना, यानी कि झुर्रियाँ वगैरह, अगर स्वेद वह जो स्रोतस है अगर उसमें विकृति हुई तो जो जैसे जो स्किन है वो जल्दी रफ हो जाएगी, झुर्रियाँ आएंगी, ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा। अगर स्वेद का फॉर्मेशन सही हो रहा है तो क्या है, त्वचा सुकुमार, मतलब एकदम जैसी होनी चाहिए, जिस एज पे जैसी स्किन होनी चाहिए वैसी ही दिखाई देगी। अगर इसका क्षय हुआ तो क्या होगा, क्षय हुआ यानी कि स्वेद का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जितना होता है उससे कम हो रहा है। अब स्वेद का कर्म क्या है, क्लेद उत्पन्न कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा नरिशमेंट, थोड़ा सा स्किन को कोमल बनाए रखता है, ऐसे बात कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मेशन कम हो रहा है तो रोमकूप में स्तब्धता, यानी कि वहां पर रफनेस आ जाएगी। अब पसीना बन नहीं रहा यानी कि वायु बढ़ेगी, वायु के बढ़ते ही जो अपने जो पोर्स है स्किन के उनमें क्या है, स्तब्धता आएगी। त्वक शुष्कता, अब वायु बढ़ रही है, स्वेद का क्षय हुआ, वायु बढ़ रही है और स्वेद कम है, यानी कि जो स्नेहांश है त्वचा को वो नहीं मिल पा रहा है, नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो स्किन कैसी होने लगेगी, ड्राई होने लगेगी। स्पर्श वैगुण्य,
स्पर्श वैगुण्य, ये तब देखने को मिलेगा जब बहुत लंबे टाइम तक ये चलेगा, यानी कि उसको सेंसेशन फील होना कम हो जाएंगे। स्पर्श में विगुड़ता फील होगी। और स्वेद का नाश, ये तो क्षय के अंदर आएगा ही, ये अपन ये देख रहे हैं कि क्षय हुआ यानी कि पसीने का नाश होने लगा, स्वेद का नाश होने लग रहा है। फिर अगला है स्वेद की वृद्धि। अगर स्वेद ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा? अब पसीना किसी को ज्यादा आता है तो क्या होता है? बदबू आती है। तो त्वचा दौर्गंध्य, ठीक है, ज्यादा पसीना आ रहा है, पूरे टाइम चिपचिपा सा रहेगा तो क्या होगा? कंडू भी देखने को मिलेगी, यानी कि बार बार वो खुजलाएगा, कंडू भी देखने को मिलेगी। और एक तो इसका है ही कि स्वेदा आधिक्य, स्वेद वृद्धि में क्या होगा? स्वेद आधिक्य होगा। स्वेद आधिक्य के कारण क्या है? दुर्गंधता आएगी और वहां पर कंडू देखने को मिलेगी। तो ये मल के क्षय वृद्धि के लक्षण की अपन ने बात कर ली, जिसमें आपको वायु जो पुरुष है इसके अंदर तो ये याद रखना है कि वायु और अग्नि का धारण करता है, जो कि इसका सामान्य कर्म है, ये पीजी एंट्रेंस में पूछा जाता है। फिर उसके बाद और तो क्षय के अंदर तो वही है कि अगर वायु बढ़ जाएगी, क्योंकि क्षय होते ही वायु बढ़ेगी, क्योंकि मल वहां नहीं है, वायु के बढ़ते ही आंतों का पीड़न होगा और वहां पर रुक्षता वगैरह ये देखने को मिलेंगी। मूत्र में आपको याद रखना है कि ये क्लेद को बाहर निकालता है, क्लेद को बाहर निकालता है, इसीलिए जो सारे जो कफज व्याधियां होती हैं उनमें पॉलीयूरिया देखने को मिलता है। और मूत्राशय के अंदर सारे डिहाइड्रेशन वाले जो सिम्टम है वो लिखने हैं, मुखशोष हुआ, पिपासा और डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वृद्धि में क्या होगा? पेन होगा उसको, क्योंकि वो जो उसका यूरिनरी ब्लैडर है वो ज़्यादा एक्सपांड होगा तो उसको पेन होगा और बार बार वो यूरिन जाएगा। और श्वेत के प्राकृत कर्म में क्या है? क्लेद प्रदान करता है, त्वचा को सुकुमार बनाए रखेगा। अगर इसकी कमी हो गई तो क्या है? स्किन जो होगी वो रफ और ड्राई होने लगेगी। फिर अगला हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझना है इसको। अग्नि दुष्टि के हेतु, अग्नि विकृति, जब भी अपन इतने 2 3 4 क्लास से मैं बात करती आ रही हूँ, अग्नि मांद्य होगी, अग्नि तीक्ष्ण होगी, होती है तो कैसे होती है, किन कारणों से होती है, कितनी प्रकार की दुष्टि होती है, क्या उसके सिम्टम होते हैं, डिटेल में बात करने वाले हैं, अच्छे से समझिएगा। तो अग्नि का महत्व क्यों है कि जैसे कि अपन बात करते हैं आयुर्वेद में कि प्राण त्याग दिए, प्राण त्याग दिए का मतलब क्या है? देह की अग्नि शांत हो गई। जैसे बोलते हैं, आपने मेटा के अंदर सुना होगा कि पंचतत्व ग्रहण, शरीर है जो पंच तत्वों में मिल गया, पंच तत्वों में मिल गए यानी कि अब उसके पंच महाभूत नहीं मिल, खुद के बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, इसीलिए तो वो बाहर के पंच महाभूत में मिल गया। अब इसकी बात मैंने आपको बोली थी कि अपनी जो 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं उसमें प्रधान अग्नि जठराग्नि है। अब जठराग्नि क्या करती है? आगे की महाभूत की अग्नियों को बनाती है। अगर जठराग्नि ही खत्म हो गई तो कोई भी अग्नि बनेगी क्या? कोई भी अग्नि का कोई भी अग्नि अपना काम कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, यानी कि बॉडी के सारे फंक्शन बंद हो जाएंगे अगर जठराग्नि नहीं रही तो देह की शांति होने पर ही, देहाग्नि की शांति होने पर ही, यानी कि जठराग्नि खत्म यानी कि उसका मरना निश्चित है, क्योंकि जठराग्नि ही चला रही है, जठराग्नि ही धातुओं को बना रही है, जठराग्नि ही पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि महाभूत को बना रही है अपने अंदर, क्योंकि उसी से आगे की अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। अगर वही शांत हो गई यानी कि मरना निश्चित है। अब बात करते हैं इसके दुष्टि के हेतु, ये दुष्टि होती कैसे है, यानी कि अग्नि विकृत होगी कैसे? तो दोनों ही इफेक्ट पड़ते हैं। आहारज तो पड़ता ही पड़ता है, विहारज भी पड़ता है। आहारज में खाने पीने का जाएगा, एक अपना जो मेंटल स्टेट होती है, अपने मेंटल स्टेट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है अग्नि पर। जनरली सबने फील किया हुआ था, डिप्रेशन में होते हैं, किसी चीज की टेंशन होती है, भूख नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि अग्नि सबसाइड हो जाती है। तो डायरेक्ट कोरिलेशन है मेंटल स्टेट का और अपनी अग्नि का। तो बात करते हैं आहारज निदान की। अगर अधिक द्रव का सेवन किया, बोलते हैं कि एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, आप लोगों ने सभी ने सुना होगा कि एक साथ ही बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जल कैसा होता है? शीतल होता है, अग्नि अपनी उष्ण है, तो जल से अग्नि शांत हो सकती है यानी कि अग्नि कम हो जाएगी। तो अधिक द्रव का सेवन करने से क्या होगा? अग्नि की दुष्टि होती है। पिंड रूप में किया हुआ भोजन, पिंड रूप में यानी कि बहुत ज्यादा सॉलिड सॉलिड खा रहे हैं, तभी तो बोला गया है कि हर तरह की क्वांटिटी वाला भोजन होना चाहिए। कुक्षी के जो पार्ट किए गए हैं उसमें भी बताया गया है कि इतना पार्ट सॉलिड के लिए है,
इतना पार्ट लिक्विड के लिए और इतना पार्ट एयर के लिए। चरक में आपने देखा होगा मात्रा शिति जो अध्याय है चरक सूत्र 5, उसमें बताया है आचार्य चरक ने, खाली स्पेस के बारे में बात की है और आप अष्टांग में भी पढ़ के आए हुए होंगे। तो अगर वो बहुत ज्यादा सॉलिड सॉलिड भोजन करेगा तो दोष को स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं सबसे पहले अपन जो खाना खाते हैं वो अपने स्टमक में जाता है। स्टमक में क्लेदक कफ भी रह रहा है, पाचक पित्त भी रह रहा है, साथ में वहां पे समान वायु भी उनको क्या है, पाचक पित्त को बढ़ाती है, यानी कि तीनों दोष का स्थान में कह सकती हूँ वहां है। अगर पिंड रूप में ज्यादा भोजन किया तो भोजन क्या करेगा, उन दोषों को भी क्या करेगा, उन दोषों का पीड़न करेगा, क्योंकि वो दोषों का जो तो पित्त और कफ वहां रह रहे हैं उनके स्थान को भी घेरने की कोशिश करेगा। और जब भोजन ही इतना ज्यादा कर लिया कि पित्त और कफ को ही स्पेस नहीं मिल रहा है तो वायु को तो खाली स्पेस चाहिए होता है, खाली स्पेस बचा नहीं तो वायु भी नहीं है, तो यानी कि डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पाचक पित्त पर जाएगा और अग्नि की दुष्टि होगी। शुष्क भोजन और विरुद्ध भोजन, विरुद्ध भोजन की अपन बात कर चुके हैं पहले, क्या है, विरुद्ध भोजन करते ही आम का निर्माण होगा। विरुद्ध वीर या विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, ठंडा और गर्म एक साथ खा रहे हैं, तो सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ जाता है, अग्नि मांद्य होती है उससे, क्योंकि आम का निर्माण होता है। विष्टम्भी भोजन, विष्टम्भी विष्टम्भी में दोनों ले सकते हैं, यानी कि ज्यादा कफ को बढ़ाने वाला भोजन, कफ को बढ़ाने वाला भोजन जो होगा उससे क्या होगा, विदग्ध तो पित्त के लिए हो गया, विष्टम्भी जो है वो कफ को बढ़ाएगा, कफ को बढ़ाते ही क्या करेगा, अग्नि को मांद्य करेगा। और जो अधिक द्रव का सेवन और अधिक जलपान, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा। विषमासन, विषमासन के अंदर क्या आता है, जैसे कि जो अपना नॉर्मल टाइम है, सुबह अपन को 12 बजे खाना खाना है, रात में अपन को 8 बजे खाना खाना है। सुबह भूख होती है तो ही खाना खाना है और भूख नहीं है तो खाना नहीं खाना है, ऐसा सिस्टम होता है जनरली। अपना जो डेली रूटीन है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो इसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाती है कि उस टाइम पे जनरली अपने आप भूख लग जाती है। लेकिन अगर मान लो अपन किसी काम में फंस गए तो खाना नहीं खा पाए, उस टाइम खाना नहीं खा पाए, यानी कि भोजन काल का अतिक्रमण हो गया, बाद में क्या होता है, अपने आप भूख चली जाती है कि अब भूख नहीं है, अब बिल्कुल भूख नहीं लगती है, क्योंकि वो फिर वहां पर वो वायु कुपित होकर अग्नि को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। तो विषमासन के अंदर सारी चीजें आती हैं, विषमासन के अंदर कि काल, जिस काल में भोजन करना चाहिए था उस काल में ना करके या तो उस काल से पहले कर रहे हैं या उस काल से बाद में कर रहे हैं, वो सारी चीजें विषमासन में आएंगी, तो उससे भी क्या होगा, वहां पर वायु कहीं ना कहीं अग्नि को डिस्टर्ब करेगी। वेग धारण, वेग धारण से क्या होगा, सबको पता है, वेग धारण से वायु प्रकोपित होगी, वायु प्रकोपित होते ही अग्नि को कैसा करेगी, विषम करेगी। स्वप्न विपर्य, स्वप्न विपर्य आजकल सबके साथ होने वाली चीज है। रात को लेट लेट तक जागते हैं, रात सोने के लिए रात को लेट लेट तक जागते हैं, सुबह उठते ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि अग्नि डिस्टर्ब हो गई, सुबह उठते ही खाना खाने का मन नहीं है, भूख नहीं लगती, क्योंकि सीधा इफेक्ट कहाँ जाता है, अग्नि पर जाता है। जो त्रय उप स्तंभ आपने नाम सुना होगा, आचार्य बागभट्ट ने भी बोला है, निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य, ये त्रय उप स्तंभ है, यानी कि दो जो त्रिस्थूण या स्तंभ की बात करते हैं, वात पित्त कफ, ये तो है ही जो शरीर को चला रहे हैं, लेकिन निद्रा, आहार और ब्रह्मचर्य ये भी क्या बोला गया है, ये भी शरीर को चलाने में हेल्प करते हैं। तो अगर नींद और आहार इन दोनों का भी आपस में बहुत अच्छा कोरिलेशन है कि अगर नींद प्रॉपर ले रहे हो भूख भी अच्छी लगेगी, बाउल भी प्रॉपर टाइम पे क्लियर होगा। नींद डिस्टर्ब की तो क्या होगा, क्योंकि स्वप्न विपर्य, नींद डिस्टर्ब करती, जैसे रात में जगे तो क्या होगा, वायु प्रकोपित होगी, दिन में ज्यादा सो लिए तो कफ का प्रकोप होगा, और वात और कफ दोनों ही क्या करेंगे, अग्नि को डिस्टर्ब करेंगे। तो ये हुए आहारज के अंदर आ गया। विहारज में ज्यादा गुस्सा, ईर्ष्या, जो मानसिक विकार हैं, भय, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, दीनता, ये सारे मानसिक विकार के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर ये होने पर भी क्या होता है, ये डायरेक्ट अग्नि को दूषित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है डिप्रेशन वाला, सबके साथ होता है, टेंशन में है, भूख नहीं लगती, क्योंकि अग्नि डिस्टर्ब होती है इन चीजों से। लोभ, लोभ में मतलब अब यहाँ पे लोभ वो वाला कि कोई बहुत ज्यादा फूडी होता है जिसको सब्र नहीं है, बहुत ज्यादा एक साथ खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, लोभ, वो भी उसका
उसमें भी उसका एक मेंटल फैक्टर काम होता है कि कई लोगों को होता है जैसे बहुत सारा खाना रखा है फिर भी वो उतना ही खाएंगे जितना उन्हें खाना है। लेकिन कई बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, उनको ये लगता है मैं बहुत सारा खा लूँ, तो खाते जाते बाद में क्या होता है, अग्नि मांद्य हो जाती है। तो लोभ कहाँ से आया? मानसिक विचार था कि मैं ये सारा खाना खा जाऊं। वो मानसिक विचार था, वो लोभ मानसिक विचार से आया, इसलिए उसको कहाँ रख दिया? मानसिक विकार में रख दिया। अभी आप वापस ज्वाइन हो जाइए, फिर अग्नि के भेद का एक साथ हो जाएगा। अभी 2 मिनट में सभी ज्वाइन हो जाएं।